First term focus was on economic environment. Try to understand it. And what I had told you, and I repeat it once again, all the environments are interrelated. हमेशा दिमाग में आप रखो, all the environments are interrelated. What I mean to say, environments are never mutually exclusive. Mutually exclusive का मतलब समझ रहे हो? ऐसा कभी नहीं हो सकता कि पॉलिटिकल इन्वायरमेंट बदल रहा है, राइट? और उसका इकोनॉमिक इन्वायरमेंट पे नहीं इम्पैक्ट पड़ेगा, पड़ेगा ही पड़ेगा। या इकोनॉमिक इन्वायरमेंट बदल रहा है, उसका इम्पैक्ट विल बी ऑन पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। अभी बोलो ना, इंडिया का इकोनॉमी वीक होना शुरू हो जाए, राइट? और सपोज इलेक्शन है, डोंट यू थिंक इट विल हैव इट्स इम्पैक्ट ऑन द इलेक्शन ऑल द टाइम? आप ही सोचो ना, all of you think this way. Trump, right? He'll be taking over the presidency on 20th January, right? Don't you think it is going to change the environment of US? And it is going to have a big impact on the environment of US. All of you start analyzing it. जान तो अभी से सब बोलना शुरू किया, आप ही बोलो ना, H1B वीजा इशू बहुत बड़ा इशू है यूएस में। कानून बदलेगा, अब कैसे बदलता है, लेट्स सी। Don't you think if H1B वीजा इशू जो पहले भी ट्रम्प ने किया था, फिर से अगर स्टेट उसने बना दिया, now tell me, कानून क्या है? H1B वीजा इशू, right? So वो law becomes very strict. इसका मतलब समझ रहे? इसका मतलब वीजा लेना will be difficult. Going to US will be difficult, right? Now you only tell me, don't you think it will be a bad news for IT companies? कौन सा एनवायरमेंट बदला? एनवायरमेंट बदला लीगल, राइट? इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा है? इकोनॉमिक। आप ही सोचो ना, H1B वीजा अगर स्ट्रॉन्ग हो गया, राइट? मैं विप्रो, आप इन्फोसिस हो, आप TCS हो, ना वहां जो हमने बिडिंग किया वो इस बेसिस पे किया, मैं इंडियंस को ले जाऊंगा, राइट? और सस्ते में काम करा लूंगा। अगर वहां मैं पे कर रहा हूं $50 पर आवर, राइट? इंडियन को ले जाऊंगा, आई पे only $20 पर आवर, सपोज। नाउ सजेस्ट मी फास्ट, अगर मैं इंडियन को नहीं ले जा पाया, तो मैं जो बिडिंग करूंगा, मेरा बिडिंग कॉस्ट हाई होगा या नहीं होगा? Why? Because I will be forced to hire US nationals. और US national को जब हायर करूंगा, तो मुझे ज्यादा डॉलर पे करना पड़ेगा, तो मेरा कॉस्टिंग भागेगा या नहीं भागेगा? राइट? तो बहुत बड़ा डिबेट शुरू हो चुका है वहां पे। बहुत सारे लोग ट्रम्प के इस डिसीजन के अगेंस्ट है वहां। दिस इज व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड। लीगल जो होगा ना, हमारा यही होगा, नाम है इसका बिजनेस लॉस। बिजनेस लॉ का मतलब समझो, हमारा फोकस विल बी ऑन लॉज व्हिच विल हैव इट्स इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस। हम लोग सोशल लॉज वगैरह पे ज्यादा नहीं बात करेंगे, राइट? नेचुरली फिर उस पे, अब सपोज मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड का बात करने लगूं, राइट? उस पे तो थोड़ा लड़ाई भी हो जाएगी, और हमारे कोर्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट वो है भी, राइट? सो विल अवॉइड दैट। जस्ट आस्किंग आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, हाउ मेनी ऑफ यू फील इफ यू आर ट्रम्प, राइट, तो उसे H1B वीजा को स्ट्रिक्ट करना चाहिए? हाउ मेनी ऑफ यू फील? वीजा को स्ट्रिक्ट करने का मतलब आउटसाइडर्स को जाने में दिक्कतें आएंगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, राइट? इज इट गुड न्यूज फॉर यूएस or is it bad news for US? It's a good news for you. Why it is good news for US? To increase their employment. अब देखो, their own strength. again economics, इसीलिए ना आपको हमेशा बोलता हूँ, economics should be neutral, and reason is very very obvious. कोई भी डिसीजन होगा ना, फाइनली उसका इम्पैक्ट तो इकोनॉमिक आएगा ही। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। हम लोग भी तो यही देखेंगे ना, लॉस इम्पैक्टिंग बिजनेस। बिजनेस का मतलब समझ, विप्रो का परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट आएगा, तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ही तो आएगा ना। उसका प्रॉफिट नीचे जाएगा, उसका रेवेन्यू नीचे जाएगा, कुछ तो ऐसा इम्पैक्ट आएगा ना। इसलिए आपको यही कैच करना है। If somebody asks me, I have told you, Trump is a nationalist. Nationalist का मतलब आप समझते हो? What does the word nationalist mean? What does the word nationalist mean? Nation first. यही है nationalist. जानते हो उसका स्लोगन क्या है? How many of you have heard? Make America Great Again. MAGA. M-A-G. बहुत बड़ा स्लोगन है ये, समझ लो। Make America Great Again. बहुत बड़ा स्लोगन है ये।
और सारा ट्रम्प का जो पॉलिसीज होगा ना, अभी देखना, सारा ट्रम्प का पॉलिसीज विल बी इन एंड अराउंड दिस, कि यही बोल के वो जीता है। बहुत बोला उसने, बहुत बोला उसने, रिपब्लिकन ने बहुत बोला, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। वी वांट टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। वर्ल्ड हैज बीन एक्सप्लॉइटिंग अस, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। वी आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रेड डेफिसिट कंट्री। आपको पता है पूरे दुनिया का सबसे बड़ा डेफिसिट कंट्री वो है। नाउ टेल मी फास्ट, व्हाट डज द वर्ड ट्रेड डेफिसिट मीन? व्हाट डज द वर्ड ट्रेड डेफिसिट मीन? आपके दिमाग में फटाक से आना चाहिए, हमने किया हुआ एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट डेफिसिट है। ट्रेड डेफिसिट का मतलब आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? इट मींस इंपोर्ट इज मोर देन एक्सपोर्ट। या तो यूएस का ट्रेड डेफिसिट पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा। इसका मतलब समझ लो, इसका मतलब वर्ल्ड इज हाईली डिपेंडेंट ऑन यूएस। सारा दुनिया यूएस में एक्सपोर्ट किए जा रहा है, तभी तो उसका डेफिसिट बढ़ रहा है ना। Try to understand it. Now Trump is trying to reverse that. कैसे कैसे रिवर्स कर सकता है बताओ? कैसे रिवर्स कर सकता है? आपको पता होगा ना, ट्रम्प का मतलब ही है, is called a tariff man. What does the word tariff mean? Tariff means, अब समझो, अब लीगली तो है टैरिफ, मैं टैरिफ बैरियर्स बढ़ा दूंगा। अब आप फटाक से बोलो टैरिफ बैरियर्स बढ़ा दूंगा, इसका मतलब इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दूंगा, राइट? इसका मतलब चाइना से जो एक्सपोर्ट जा रहा है, ट्रम्प कह रहा है आप जो एक्सपोर्ट जो मजा ले रहे थे ना, मैं उस पे ना ऑन एन एवरेज 40% टैक्स बढ़ा दूंगा। 40% टैरिफ, जस्ट इमेजिन। 100 रुपीज का गुड अगर चाइना से चलेगा, राइट, जैसे वो यूएस बॉर्डर एंटर करेगा, इट विल बिकम 140। यही होता है ना टैरिफ का मतलब, तो यही होता है ना। आपको एग्री वाले हम लोग करेंगे, WTO भी आपका एक पार्ट रखा हूं जान के, पूरा तो मैं डिटेलिंग नहीं करूंगा, लेकिन एक टॉपिक है हमारा WTO वगैरह सारा बात। तो दो ही बैरियर्स का बात होता है दुनिया में, एक टैरिफ बैरियर्स है और दूसरा नॉन टैरिफ बैरियर्स है, राइट? आप लोग सुनते होगे ना, आप तो एग्री वाले, राइट? मैंगोज आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते यूएस। कौन सा इशू क्या ला रहा है बोलो? यूएस कौन सा इशू ला रहा है? हाँ, हेल्थ हजार्ड्स, उसको नॉन टैरिफ बोलते हैं, राइट? मैं कारपेट आपके यहां से इंपोर्ट नहीं करूंगा, यूरोप कहता है। क्यों नहीं करूंगा? वो इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि आप जो यहां मैन्युफैक्चर कर रहे हैं ना, सुनना लीगल, आप उसमें चाइल्ड लेबर यूज कर रहे हैं। इट हैपेंड इन इंडिया। यहां तो एक बार ऐसा हुआ ना, पूरा इंपोर्ट हमारा जो कारपेट का है ना, राइट, इट केम डाउन ड्रास्टिकली। रीजन पता है क्या? यूरोपियन कंट्रीज डिसाइडेड that we are not going to import carpet from India because child labor is involved in their manufacture. India had a tough time कि carpet काफी इंडिया एक्सपोर्ट करती है, mainly it is Europe. और यूरोप में जब भी कोई चीज जाता है ना, राइट, यूरोप और यूएस में मार्जिन इज कंपैरेटिवली हायर, इसलिए सब लोग यूरोप यूएस में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। आप ही बोलो, इंडिया के लिए तो बैड न्यूज हो गया ना। क्यों बैड न्यूज हुआ? लीगल चाइल्ड लेबर, राइट? इंडियन गवर्नमेंट इंटरफेयर और इंडियन गवर्नमेंट ने फिर उनको कन्विंस किया, नो, चाइल्ड लेबर इज नॉट इन्वॉल्व, एंड इफ दे आर इन्वॉल्व वी विल सी, राइट, दैट कंपनीज डोंट हायर चाइल्ड लेबर। फिर उनका पूरा इंस्पेक्शन टीम आया, दे इंस्पेक्टेड, राइट, व्हेन दे गॉट सैटिस्फाइड देन दे स्टार्टेड रिपोर्टिंग। इसी को हम लोग बोलना क्या शुरू करते हैं बोलो लीगल में? इसी को बोलते हैं नॉन टैरिफ बैरियर्स। टैरिफ तो सिंपल हुआ, 20% बढ़ा दिया, 30% बढ़ा दिया, राइट, 40% बढ़ा दिया, राइट, उसको बोलते हैं टैरिफ, ड्यूटी। अंडरस्टैंड? तो यही सारा चीज ना, इफ यू स्टार्ट इंटरप्रेटिंग, इफ यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग, लीगल जान तो फ्रैंकली स्पीकिंग, लीगल लिटरेसी ना मैनेजमेंट स्टूडेंट्स का सबसे कम रहता है। What happened? Something serious? Now when I say legal literacy is the least, right, I seriously mean it. जैसे फाइनेंशियल लिटरेसी की बात होती है ना, क्रेडिट डेबिट भी बहुत को नहीं पता होता है, राइट? लीगल में तो और भी खराब है। और लाइफ में जाते हो, who knows यार, लाइफ में तो कभी ना कभी किसी ना किसी स्टेज में तो आपको हो सकता है कोर्ट का चक्कर लगाना ही पड़े। तो अगर लीगल लिटरेसी अगर आपका ठीक है, राइट, इट इज ऑलवेज गुड फॉर यू
ऑलवेज गुड फीलिंग। इसीलिए इस कोर्स का भी ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा पता है? टू जनरेट इंटरेस्ट इन यू रिलेटेड टू लीगल। और फिर से आपको समझा दूं, लीगल में जो आपके सीनियर्स के साथ भी किया था, आपके साथ भी करूंगा। मिनिमम 50 वर्ड्स माय स्टूडेंट शुड नो, लीगल वर्ड्स ऑल द टाइम। और कितना आपको इंटरेस्टिंग लगेगा ना, इसमें मेरे बहुत सारे लैटिन वर्ड्स भी आएंगे, आपका वोकैबुलरी भी थोड़ा बढ़ेगा, राइट? समथिंग लाइक इफ आई आस्क द क्लास, लेट मी सी, फर्स्ट लीगल वर्ड आज आपको इंट्रोड्यूस करता हूं। हाँ, रेडी? फर्स्ट लीगल वर्ड इज क्विड प्रो क्यो। Nobody has heard this word. जैसे जैसे आपका पहला वर्ड दिया था ना इकोनॉमिक्स में, ट्रेड ऑफ, आज ऐसे ही दे रहा हूं, क्विड प्रो क्यो। आज अगर ये वर्ड समझ लिया ना आपने, राइट, आपको लगेगा हाउ रेलेवेंट दिस वर्ड इज। Here, there, everywhere we keep on using this. हाँ, सिर्फ बोलते नहीं क्विड प्रो क्यो। It is something like corporate में elasticity कोई बोलता नहीं है। In सारा decision revolves in and around that word elastic. My product is elastic or my product is inelastic. Inelastic मतलब मोनोपोली की तरफ जा रहा है, right? याद है आपको? Yes sir. पक्का? Yes sir. और तब तो आपने enjoy किया होगा एंटर। Yes yes. एंटर तो I think easy. ना? How many of you felt it was too easy? Easy. हाँ, too easy. MCQs was little. MCQs तो बहुत easy है। Is it? It is little. Actually, the question matters. Okay. Now, quid pro quo. QUID PRO QUO. हाँ, एक ही वर्ड है। Something like, how many of you remember ceteris paribus? Yes sir. अच्छा, ये तो यार, I'm so happy. Good. Go यार। Yes. What happened? Sir, I was in admin for some work. हाँ, he was in admin. क्या गलत बोला क्या? He's asking questions. Okay. Now see, quid pro quo, first word from our course, and it means, सिर्फ आप note कर लीजिए, it means favor for favor. Favor for favor, right? Or it means give and take. It means, और भी आपको एक बढ़िया वर्ड बताता हूं, reciprocity. Now, why I'm telling you this? Whole legal, it is based on this word. And when I say quid pro quo, इसका जब हम लोग इंग्लिश वर्ड लीगल जब बात करेंगे ना, इंग्लिश लीगल वर्ड इज कंसिडरेशन, राइट? कंसिडरेशन तो ऑल ऑफ यू heard? Yes sir. CONSIDERATION. Consideration. हाँ, this is Latin. Now, suggest me if anybody has heard that issue. Just I am giving you one case. Case of will be citing here and there. How many of you have heard the name of Chanda Kochar? किसी ने सुना चंदा कोचर का नाम? Yes. She is in SEBI, SEBI director, I think. Okay. Or I think in any bank. You won't believe. Chanda Kochar at one point of time, she was one of the most famous personality, mainly in the banking sector. She was the MD and CEO of ICICI Bank. And she was a symbol of, just for your information, she was a symbol of women empowerment. या तो वो कुछ लेडीज जो इंडियंस है ना, women empowerment के लिए ना, they have worked so hard. You won't believe, कोई भी, I still remember,
कोई भी बैंकिंग रिलेटेड सेमिनार्स या कॉन्फ्रेंसेस बड़े बड़े मीटिंग्स होते थे ना, चंदा कोचर's presence was a must. That was that lady. आपको सिर्फ पता नहीं होगा. She joined ICICI Bank as a management trainee, and she rose to the position of MD and CEO of ICICI Bank. Unfortunately, you know what happened? Unfortunately, सुनना, जब मैं भी वो न्यूज सुना था ना, it was shocking for me, because हम लोग काफी केसेस कराते थे ICICI Bank का, and with special reference to Chanda Kochar. One fine morning there was a news पता है क्या था? Chanda Kochar has been found to be involved in a scam. Right? पता है scam क्या था? हाँ, sanctioning loans, very correct. ना तो सुनना, legal. See, sanctioned loan, right, to a company called Videocon. Videocon का तो नाम है. And amount was almost to the tune of 10,000 crore, something. अब जब बड़ा अमाउंट होता है, राइट, तो बिना चेयरमैन या सीईओ के सिग्नेचर का तो वो लोन अप्रूव होगा नहीं, राइट. छोटा अमाउंट तो ठीक है, 5 करोड़ 10 करोड़, वो तो नीचे वाले लेवल पे भी हो जाता है. और जानते हो केस क्या बना? केस ये बना, Videocon as a company is not doing well, and that time also it wasn't doing well. Almost a sort of bankruptcy. Bankruptcy का मतलब समझते हो? हमारे कोर्स का पार्ट भी है ये दो वर्ड्स जो हम लोग यूज करेंगे, insolvency and bankruptcy. एक कानून भी बना है, right? Now कोई कंपनी insolvent है, insolvent का मतलब समझते हो? Is there anybody who has heard this word? Insolvent. Suppose you have a company, right? You are running a company, and your company becomes insolvent. Suppose Jet Airways became insolvent, right? तो आपके दिमाग में क्या आता है? Liquid cash they want. हाँ, आपके दिमाग में अभी यही आना चाहिए, जो हम लोग करेंगे, थोड़ा डिटेलिंग करेंगे. Insolvent means you have taken a loan from the bank, right? And you are not in a position to pay it back. Correct? Insolvent हो गए कब? Opposite क्या होता है इसका? Solvent. आप लोगों ने अकाउंट्स में कहीं ना कहीं सॉल्वेंसी रेशियो जरूर किया हो, और अगर नहीं किया, यू शुड नो सच वर्ड्स. अब ना आप लोग सेकंड टर्म में आ गए हो, अब आपके दिमाग में जान तो एकदम आ जाना चाहिए प्लेसमेंट. नाउ गियर अप फॉर दैट. चैलेंजेस यहाँ हैं, जो भी है फॉरगेट दैट. नॉलेज बेस तो पहले आपका काम तो नॉलेज बेस बनाना है ना, उसके बाद ठीक है यार, थिंग्स विल फॉलो. नाउ इनसॉल्वेंट, आप ही बोलो, इफ वीडियोकॉन इज नॉट डूइंग वेल, राइट, उसका फाइनेंशियल आर नॉट गुड, तो आप 10,000 करोड़ इतना बड़ा लोन अप्रूव कैसे कर दिया? जानते हो फाइनली क्या पाया गया? आपको तो पता है, यहाँ तो काफी लोग तो पीछे पड़े ही हुए, राइट. नाउ इट वाज फाउंड दैट चंदा कोचर फेवर्ड Videocon, राइट, एंड Videocon फेवर्ड चंदा कोचर्स हस्बैंड्स कंपनी. अब देखना, Videocon किसको फेवर किया? चंदा कोचर्स हस्बैंड्स कंपनी. वहां पैसा ट्रांसफर हुआ, जैसे लोन अप्रूव हुआ, चंदा कोचर्स के हस्बैंड के कंपनी में पैसा ट्रांसफर हुआ. नाउ टेल मी फास्ट, will quid pro quo come into picture? Yes, sir. Quid pro quo, favor for favor. चंदा कोचर ने Videocon को फेवर किया, और Videocon ने चंदा कोचर को नहीं फेवर किया, लेकिन किसको फेवर किया? चंदा कोचर हस्बैंड्स कंपनी. तो इनडायरेक्टली तो आपने चंदा कोचर को ही तो फेवर किया. तो इन्वेस्टिगेशन वाज डन, ED was involved in that, enforcement directorate was involved in that, and to a great extent, अभी फाइनल आया नहीं जजमेंट. They were behind the bars also for that. Now the question is, पूरा का पूरा केस जो फाइल हुआ है ना चंदा कोचर के अगेंस्ट, जहां तो वर्ड कौन सा यूज हुआ है उस केस में? उस केस में वर्ड यूज हुआ है क्विड प्रो क्यो. क्योंकि कोई भी चीज जिंदगी में ना, राइट, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वहां क्विड प्रो क्यो ना. ISAB and you, don't you think there is quid pro quo? Right? आप ही बोलो ना, you are paying fees, right? ISAB is providing services to you. Try to understand it. So quid pro quo is not bad.
Because there can be no contract, there can be no agreement without quid pro quo. But the question is, आपका quid pro quo legal है या नहीं? That is the question. चंदा कोचर के केस में quid pro quo was illegal by nature. Why it was illegal by nature? क्योंकि आप तो ICICI बैंक के एक तरह से people are relying on you, shareholders are relying on you. ये तो आपने डिसीजन लिया, ये तो ICICI बैंक के हित में नहीं है ना? क्यों नहीं हित में है? बताओ. Why it is not in the interest of ICICI bank? क्योंकि you are giving such a high loan, right? High denominator loan to a company where risk is very high. तो आपने तो सिर्फ अपने के लिए ना ये कर दिया आपने. Try to understand it. All the time keep in mind consideration. हमारा सबसे important जो लॉ जो हम लोग करेंगे ना, सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट लॉ जो हमारा है, इट इज लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. सबसे ज्यादा फोकस हम लोग डालेंगे कॉन्ट्रैक्ट. एंड कॉन्ट्रैक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा वर्ड है? क्विड प्रो क्वो. आप ये सोचो ना, एग्रीमेंट आपने किया मेरे साथ, राइट? या आपने कॉन्ट्रैक्ट यू हैव एंटर्ड, तो वहां तो कंसिडरेशन तो होगा ना. आपको घर खरीदना है, आप ही बोलो, राइट? यू गो टू गॉड. आपने जब घर खरीदा, आप ही बोलो, will that be the word consideration? Will it be applicable over there? Will quid pro quo be there? आप पैसा दोगे, राइट? और बिल्डर आपको क्या देगा? बोलो, बिल्डर आपको घर देगा. Try to understand it. Exporter, importer, जल्दी बोलो. Exporter and importer. You are the importer, I am the exporter, right? We are entering into an agreement or contract. क्या हमारा एग्रीमेंट है? मैं एक्सपोर्टर हूं, मैं आपको 1 लाख पीसेस ऑफ मार्कर्स जो है वो भेजूंगा. आप उसके अगेंस्ट मुझे क्या दोगे? यू विल पे मी इन डॉलर्स. दोनों ने एग्रीमेंट साइन किया. आप ही बताओ, जैसे एग्रीमेंट साइन किया, डोंट यू थिंक द वर्ड क्विड प्रो क्वो इज देयर? व्हाई क्विड प्रो क्वो इज देयर? व्हाई कंसीडरेशन इज देयर? क्या क्या कंसीडरेशन है? एक्सपोर्टर का क्या रोल है? I will have to manufacture this marker and I have to see that this consignment reaches you on time, जो हम लोगों ने एग्रीमेंट में लिखा है. And once you receive the consignment, it's your obligation, right, to pay me back. इसी को बोलते हैं favor for favor. इसी को बोलते हैं give and take. Try to understand it. इसीलिए जब भी कोई वर्ड ऐसा बात करो ना, right, अभी बोलो ना, वर्ड रेसिप्रोसिटी, रेसिप्रोकेट. कितना बार लाइफ में आप सुनते हो? आप लोग वोकैब को इंप्रूव करते हो. हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड द वर्ड रेसिप्रोकेट? ब्यूटीफुल वर्ड इट इज. इफ आई एम गुड टू यू, राइट, यू विल आल्सो बी गुड टू मी. रेसिप्रोकेट. अंडरस्टैंड? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, या तो वो बेस्ड ही एक ही वर्ड पे, रेसिप्रोसिटी. एंड WTO सजेस्ट आप मेरे गुड्स पे ड्यूटी मत लगाओ, मैं आपके गुड्स पे ड्यूटी नहीं लगाऊंगा. ये साइन किया हुआ है मेंबर कंट्रीज ने. ट्राई टू अंडरस्टैंड. और WTO का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या है बताओ, जो हम लोग बाद में भी करेंगे. WTO का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है लेट देयर बी फ्री ट्रेड इन द वर्ल्ड. And suggest me fast. What does the word free trade mean in legal? What does the word free trade mean in legal? No barriers. Remove the barriers. Trump तो उल्टा कर रहा है. Now you only tell me. He's saying impose barriers. So don't you think US, which has been a champion of free trade, and if they start talking like this, it's not good for the global economy. यूएस तो कैपिटलिज्म है ना, कैपिटलिज्म. और कैपिटलिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ट्रेडमार्क. बताओ, कैपिटलिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट वर्ड क्या है? व्हाट इज कैपिटलिज्म प्रमोट? हाँ, इट इज प्राइवेट सेक्टर, फ्री ट्रेड. यही तो कैपिटलिज्म बोलता है. सोशलिज्म, समथिंग लाइक चाइना. आप ही बोलो, चाइना तो यही बोलता है ना. इनफैक्ट चाइना हैज आल्सो ओपनड अप अ लॉट. वहां तो ट्रांसपेरेंसी इज नॉट देयर, राइट? इट इज अ क्लोज्ड इकोनॉमी. अंदर अंदर क्या होता है, अभी भी वायरस आ रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है. हाँ,
कितना एक्सटेंट तक चाइना में फैला है, क्या हुआ है, नहीं हुआ है. तो अगेन ऑल दीज वर्ड्स, राइट, जो हम लोग बात करेंगे ना, आप नोट करते जाओ. रीजन इज ऑब्वियस. In all the exams, midterm exam, end term exam, one question will be there where you'll have to explain the legal words in 1 or 2 sentences. Right? तो आज आप कौन कौन सा वर्ड लिखे आप? Quid pro quo लिखा, consideration लिखा और reciprocity. Almost similar words. ऐसे ही आपका ना, इसमें I'll suggest you, book is Andy Kapoor, right? Book अगर आप बहुत पढ़ना है, लेकिन जो क्लास में पढ़ा रहा हूं ना, रिलाई मोर ऑन दैट बिकॉज सब्जेक्ट इज टफ. और जनरली लीगल में जानते हो क्या लोग सोचते हैं? सर आएंगे, राइट, नोट लिख पाएंगे, सेक्शंस लिख पाएंगे. सेक्शंस एंड ऑल वी आर नॉट टू मच इंटरेस्टेड. क्योंकि आप एलएलबी नहीं कर रहे हो, आप मैनेजमेंट कर रहे हो. ट्राई टू अंडरस्टैंड. फॉर यू इंटरप्रिटेशन इज मोर इंपॉर्टेंट. Correct? Now, let me give you a glimpse of our course outline. कैसे move करेगा? I'll be sharing also that with you, right? शिया को भेज दूंगा. एक एक करके समझो. First topic is जो हम लोगों ने इकोनॉमिक्स में भी किया था, इसमें भी करेंगे, and that is nature and scope of this BLLE. Right? Nature, scope, importance, significance, right? इस पे हम लोग थोड़ा सा जरूर डिस्कशन करेंगे. Now, can anybody tell me? I want somebody to participate. Can anybody tell me any 2 laws which Modi government initiated during its regime? 2014 से लेके अभी तक आप कोई ऐसा 2 लॉज बता सकते हैं जो आपको लगता है सबसे ज्यादा उसका इकोनॉमिक इंपैक्ट हुआ इंडिया पे? GST, goods and services. ओके, जीएसटी और FDI, very good. देखो, good. E-way bill. हाँ? E-way bill. E-way bills. Okay. E-way bills. E-way bills में क्या हुआ? तो उसमें ये रहता है कि अगर 50,000 के ऊपर कुछ भी गुड्स है तो हाँ. उसमें अलग. अब देखो, electronic bills. Now, all my students transportation को थोड़ा smoothen करने. If you have a look, right, this government is known for 2 important laws. सुनना आप लोग. First, what you said is very right. That is GST, Goods and Services Tax. Right? Word तो इकोनॉमिक टाइप लग रहा है, लेकिन कानून जो आया, right, उस कानून को क्या बोलते हैं? GST Act. Correct? Now suggest me, is it direct tax reform or is it indirect tax reform? Direct or indirect? Direct. How many of you indirect? How many of you direct? अब देखो, ये कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए ना आपको. Now, all my students should keep in mind. Again, it is not direct tax reforms. It is indirect tax reform. Indirect tax. Indirect कैसे हो गया है? Now, one nation, one indirect tax. यही स्लोगन था. इसी को गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट किया वाया GST. All my students should keep in mind. जान दो, it is a landmark law. इतना आसानी से ये कानून आया नहीं. Arun Jaitley was instrumental in that. There is no more. Now, why we say indirect tax? All my students should know. अगर आपसे पूछूं, अच्छे से सोच के बोलना. Can you tell me 1 or 2 advantages of GST law? क्यों लाया सरकार ने GST law? Why? Price of good will be same. Price of good. Will be the same in Every state. Okay. Or There will be only one tax, like first we have to pay more taxes, like State government. अब देखो, एकदम आपको ऐसे ही समझना है. पहले आप लोग सुनते थे ना, सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, वैट, मॉड वैट, राइट? ये सारा was creating confusions for the business. समझो आप लोग, बिजनेस के लिए कंफ्यूजन बहुत क्रिएटेड था.
जो बाहर से कंपनीज आना चाहती थी ना, उनको भी समझ में नहीं आता था. Now, government realized that it is creating a problem for the business. हमारा टॉपिक क्या है, हमारा कोर्स क्या है, बिजनेस लॉस, राइट. It was having adverse impact on the business. It was having cascading effect. Cascading का मतलब समझ लो, यहाँ भी टैक्स, वहां भी टैक्स, बढ़ते बढ़ते ना टैक्स काफी हो जाता था. What your friend said. कंफ्यूजन भी है, टैक्स भी थोड़ा ज्यादा लग रहा है, राइट. गवर्नमेंट ने सोचा, राइट, कुछ ऐसा लाता हो ना, राइट, जिसमें ये कंफ्यूजन अगर खत्म होगा ना, राइट, इट विल हेल्प आवर एफडीआई ऑल्सो. एफडीआई तो बहुत सारे रीजंस के कारण होता है ना, राइट, टू अंडरस्टैंड. अगर आपका लॉ बहुत कंपल्सम है ना, राइट, बाहर वाले प्लेयर्स नहीं आना चाहेंगे. नाउ सजेस्ट मी फास्ट, डोंट यू थिंक जीएसटी के आने से बिजनेस जो है वो स्मूथन हो गया. शुरू में जानते हो बहुत हल्ला हुआ. क्या क्या हल्ला हुआ पता है? जितने एमएसएमईज हैं वो कह रहे यार जीएसटी तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं, अब ना मुझे ना किसी को हायर करना पड़ेगा, सीए के पास जाना पड़ेगा, हमारा कॉस्टिंग भाग जाएगा. राइट, टू अंडरस्टैंड इट. इनिशियली इट हैपेंड आल्सो, बट नाउ थिंग्स हैव बिकम सो स्मूथ. पता है 5% पे लगना है, 12% पे लगना है, 18% पे लगना है, 28% पे लगना है. यही 4-5 स्लैब्स है ना. Now things are very clear now. इसी को बोला गया one nation one indirect tax. Try to understand. And can you believe GST has been the game changer for India. Why, you know, जब से GST implement हुआ है ना, सरकार का revenue has gone up like anything. Almost जानते हो GST से कितना आ रहा है? Almost on an average, it is 1.5 lakh crore per month. जो कभी कोई सोचा नहीं था. आज जो इंडिया मोदी जो इतना स्ट्रांग है ना, all my students should know, उसका revenue collection has gone up like anything. और आप ही बोलो, अगर रेवेन्यू कलेक्शन ऊपर जाएगा, राइट, तो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, वेलफेयर एक्टिविटीज तो ज्यादा होंगे ना. राइट, अंडरस्टैंड. इसीलिए देख लो डिफेंस में हम लोग स्ट्रांग होते जा रहे हैं, बिकॉज वी हैव मोर रिसोर्सेज, सो वी कैन बाय द मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, वी कैन बाय द मॉडर्न मिसाइल्स. ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड, एक कानून आया. कौन सा कानून आया? जीएसटी आया, राइट, और उसने बिजनेस एनवायरनमेंट को बदल डाला. इसी को हम लोग ना लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस या बिजनेस लॉ में कैप्चर करते हैं. तो आपको ऐसे ही समझना है. दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड. सिमिलरली जानते हो दूसरा लॉ, सुनना आप लोग, ये लॉ शायद आप इंटरव्यू में नहीं बोलोगे, बिकॉज मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट नो दिस लॉ. जीएसटी तो आप लोग बोल दो, लेकिन मुझे उस जीएसटी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, एंड दैट लॉ इज कॉल्ड आईबीसी लॉ. अब न्यूज में ना अगर आप पेपर पढ़ोगे ना, हाँ, दैट इज कॉल्ड आईबीसी. एनीबडी जल्दी बोलना. आईबीसी स्टैंड्स फॉर, अभी हमने बात किया था, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड और इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी लॉ. इट केम इन 2017, राइट. कैन एनीबडी गेस? अब आपका गेसिंग सुनता हूं. आई गिव यू 2 minutes टाइम. सोच के अगर कोई मुझे बताएगा, आई एम वेरी हैप्पी. कैन एनीबडी टेल मी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी लॉ जो सरकार ने लाया, इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या रहा होगा? Bad debts. हाँ? Bad debts which nations. Bad debts. हाँ? Whole class agrees. Think over it. Insolvency and bankruptcy law, right? What could be the trigger point? जैसे जीएसटी का ट्रिगर पॉइंट क्या था? बहुत सारे टैक्सेस, right? Different types of taxes, indirect taxes, which was creating confusion. प्राइसेस को भगा रहा था. जब टैक्स भागता जाएगा, राइट, तो प्राइस भी तो भागेगा. तो उस कंफ्यूजन को रिमूव किया जीएसटी ने. और से आईबीसी का ट्रिगर पॉइंट जानते हो क्या था? व्हाट योर फ्रेंड सेड. सुनना आप लोग. When Modi government took charge, right, in 2014, banks were having a very tough time. और उसका एक वर्ड है. Let me see how many of you have heard that word.
word is called NPAs. How many of you have heard the word NPA? All of you should know. कितना बात होता है इसका? Non-performing assets of the bank. NPAs of the bank had gone up like anything. Right? Now, फटाक से बोलना आपके दिमाग में क्या आता है? जब NPAs का बात होता है, what does NPA mean? लोन लेके अब आप तुरंत बोल रहे हैं. Assets which will be. Absolutely. Now suggest me again. जो आपका accounts का knowledge जो आपको बोला ना, management education is correlated with each other. If I ask the class, which is the most important asset of the bank, and which is the most important liability of the bank? Bonds. हाँ? Bonds. Asset. सबसे बड़ा asset बैंक का क्या होता है? और सबसे बड़ा liability क्या होता है? हाँ? आज के बाद से all my students वही legal को correlate करो. Now, most important asset of the bank is our deposits. Deposit का मतलब समझ रहे हो? हम लोग जो deposit करते हैं ना, जो saving जमा करते हैं ना बैंक में, right? FD. ये सारा बैंक का क्या कहलाता है बोलो? ये सारा बैंक का liability कहलाता है. Liability. Deposits with the bank is bank's liability. Understand it. Why? Because banks are liable to pay it back to us. इसीलिए वर्ड क्या है? Liability. आपसे कोई भी पूछे, आपको तो अकाउंट्स में जरूर ऐसे भी समझो. हम लोग डिपॉजिट किए 10 लाख रुपया, सपोज मैं किया, अभी किए, राइट? SBI. वो SBI का क्या कहलाएगा? हम लोग suppose just imagine we are 60 students. All of us deposit 1 lakh with SBI. टोटल SBI में कितना डिपॉजिट किया? 60 लाख. करेक्ट? अब बताओ वो 60 लाख SBI का क्या कहलाएगा? एसेट और लायबिलिटी. वो SBI का लायबिलिटी कहलाएगा. अब SBI क्या करेगी? SBI उस 60 लाख को आगे लैंड करेगी. वही तो बैंक करती है. बैंक का तो बिजनेस ही वही है. करेक्ट? हम लोगों को सपोज FD रेट है 7%. हम लोगों ने सब FD पे जमा किया. हमें बैंक कितना देगी? 7% देगी. राइट? कॉर्पोरेट को लोन चाहिए, आपको घर के लिए लोन चाहिए. यू विल कम टू मी, राइट? मैं क्या करूंगा? उसको 10% पे आपको लैंड करता हूं सपोज. इसका मतलब 7% पे आपसे लिया, राइट? और लैंड कितना पे किया? 10%. इसी को बोला जाता है, जानते हो क्या? इसी को बोला जाता है मार्जिन. नेट इंटरेस्ट मार्जिन. तो SBI का नेट इंटरेस्ट मार्जिन कितना हो गया बताओ? 3%. करेक्ट? और ये जो लैंड किया कॉर्पोरेट्स को एंड ऑल दैट, ये बैंक का क्या कहलाता है बताओ? यही बैंक का एसेट कहलाता है. एसेट. अंडरस्टैंड? ऑल माय स्टूडेंट्स शुड नो. जो उधार देती है, जो बैंक लोन देती है, राइट? लोन बैंक का क्या कहलाता है? लोन बैंक का एसेट कहलाता है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. कभी नहीं भूलने का. एंड नाउ सजेस्ट मी. 7% आपको दिया, 10% कॉर्पोरेट को दिया. नाउ सजेस्ट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होगा? और लोन आपको दिया, यू आर जेट एयरवेज, राइट? यू आर किंगफिशर सपोज. You have taken 1,000 crores. You are Videocon, right? 5,000 crore आपने लोन लिया, and you don't pay it back to me. If you don't pay it back to me, उसका नाम क्या कहलाएगा? उसी का नाम कहलाएगा non-profit asset. That asset hasn't performed for me. 5,000 करोड़ जो आपने लिया, आपने मुझे वापस नहीं किया. इसका मतलब मुझे उसमें कुछ भी नहीं मिला. Try to understand it. जानते हो? You will not believe. This is the biggest reform which has happened, right? Especially when Modi came into picture. आप ही बोलो ना. You only tell me. पहले जानते हो क्या होता था? 2014 कांग्रेस के regime में it was very common. We used to call it phone banking loan. Phone banking loan का मतलब समझ रहे हो? वो negative connotation था.
आपको चाहिए 500 करोड़, राइट? You go to SBI. Especially it used to happen with public sector banks. आपसे बोला रिपोर्ट दो, राइट? DPR जिसको हम लोग बोलते हैं, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, राइट? आई एम नॉट हैप्पी. आई से नो, आई वोंट गिव यू द लोन. आपने क्या किया? मिनिस्टर को फोन किया, राइट? और मिनिस्टर को रिक्वेस्ट किया, आप प्लीज ना मैनेजर को बोल दो या सीईओ को बोल दो या एमडी चेयरमैन को बोल दो कि मुझे 500 करोड़ लोन दे दे. इट यूज्ड टू हैपन एंड इट इज नॉट एन एक्सैजरेशन. लोन उनको मिलता था ना तो उनको लगता था ये मेरा ही 500 करोड़ है, ये बैंक का नहीं, ये मेरा है. एंड दे यूज्ड टू डिफॉल्ट लाइक एनीथिंग. अंडरस्टैंड? तो आप बताओ, अगर डिफॉल्ट ज्यादा होने लगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ने लगे, इज इट गुड फॉर द बैंक्स? No. And if it is not good for the banks, is it good for the country? No. Understand? Because if banks start becoming unhealthy, country will start becoming unhealthy. And Modi government realized it. मोदी को लगा, मोदी गवर्नमेंट रियलाइज, यार अगर हम कोई कानून नहीं लाएंगे, स्ट्रिक्ट कानून, राइट, तब तो बैंक ही कोलैप्स होना शुरू हो जाएगा. और अगर बैंक कोलैप्स होना शुरू हो गया तब तो नेशन विल स्टार्ट कोलैप्सिंग. एंड दैट वाज द ट्रिगर पॉइंट फॉर दिस लॉ. अब आप ही कोरिलेट. दैट इज व्हाई दे से लॉज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है व्हेन इट कम्स टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. तो सरकार ने क्या किया बोलो? सरकार ने बहुत स्ट्रॉन्ग लॉ ले आया. अब जानते हो, फॉर योर इंफॉर्मेशन, एनपीएस ऑफ बैंक्स हैव कम डाउन लाइक एनीथिंग. बहुत एकदम कंट्रोल में आ चुका है, वेरी मच अंडर कंट्रोल. इसमें सबसे बड़ा रोल कौन प्ले किया? इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले किया कानून. कौन सा कानून? आईबीसी कानून. अब जानते हो क्या होता है? जस्ट आपको ऐसे समझा दो. हर दिन न्यूज में ना, अगर आप पेपर पढ़ोगे ना, राइट, कोई ना कोई न्यूज आपको ना इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी से जरूर मिल जाएगा. एंड दैट इज व्हाई आई थॉट आज आपको ना आईबीसी वर्ड जरूर पॉपुलर बना दूं आपके क्लास में, सो दैट इफ यू कम अक्रॉस सम न्यूज रिलेटेड टू आईबीसी, थोड़ा सुनो, थोड़ा समझो, राइट? हम लोग तो बाद में करेंगे थोड़ा बहुत. जानते हो फर्स्ट केस कौन आया था आईबीसी में? जस्ट वन ऑफ द फ्यू केसेस. इट वाज भूषण स्टील केस. How many of you have heard the name of Bhushan Steel? Mainly Orissa based, right? Company was doing so well, right? जब कंपनी कभी क्या होता है ना, आपका इंटेंशन खराब नहीं है. लॉ में इंटेंशन वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? बट बिजनेस खराब हो सकता है. कोविड में तो कितने सारे कंपनीज कोलैप्स कर गए. उसमें कंपनी की गलती नहीं थी, वो भी हो सकता है. जहां तो भूषण स्टील वाज डूइंग सो वेल, बैंक्स ने जबरदस्त लोन दे दिया, ऑलमोस्ट टू द ट्यून ऑफ 40,000 करोड़. एंड वन फाइन मॉर्निंग द न्यूज वाज Bhushan Steel is not in a position to pay back its debt. Right? Company has collapsed. Now जब कंपनी कोलैप्स हुई, पहला केस सॉल्व हुआ था आईबीसी कानून के तहत. Can anybody guess who has taken over Bhushan Steel? Any guess? Any guess? Now it has been taken over. वही bankruptcy का जो लॉ हुआ ना, उसी के तहत, राइट, बिडिंग हुआ. एंड बिडिंग में सबसे अच्छा बिड कौन किया? सबसे अच्छा बिड किया जो ले लिया इसे, इट वाज टाटा स्टील. नाउ इट इज टाटा भूषण स्टील. तो आप समझ लो आपको कहना क्या चाह रहा हूं. अब अगर आपने पे नहीं किया, राइट, और बैंक ने जाके आईबीसी के तहत आपके अगेंस्ट केस फाइल कर दिया, यू नो, कंपनी आपके हाथ से बाहर. अब तो कोई अपना कंपनी तो जल्दी हाथ से बाहर नहीं होने देगा ना, राइट? नाउ मैनेजमेंट गेट डिसॉल्व, राइट, और लॉ जो है अपना जो है एक्शन शुरू कर देता है. अब डर आ गया. क्या डर आ गया? If I don't pay back the debt, right, and if the company files a case against me, against the company, right, तो क्या chances है? Chances है your company will go out of your hands. तो डर तो है ना.
डर कौन लाता है बोलो? डर लाता है कानून। और इसीलिए नेचर एंड स्कोप में सबसे इंपॉर्टेंट 2 वर्ड्स, प्लीज नोट इट डाउन फॉर अगेन, ऐसे नोट करते जाना है। 2 वर्ड्स आर, नंबर 1 catalyst. How many of you have heard the word catalyst? C-A-T-A-L-Y-S-T. Catalyst. How many of you have heard? Can you correlate this word with law? और दूसरा एक साथी सोचो जरा, दूसरा वर्ड is, how many of you have heard this word? Deterrent. Two words, catalyst, और दूसरा वर्ड क्या सिखाया आपको? Deterrent. D-E-T-E-R-R-E-N-T. How many of you have heard the word deterrent? Stop the reaction or hinder the reaction. I think. Okay. First is catalyst, one facilitate the reaction or transaction. Now if I ask the class, 2 मिनट टाइम देता हूँ, राइट? आज जो हाथ उठाएगा ना और जो समझाएगा, आज का वो स्टार। 2 words, nature and scope, right? Can anybody explain to me the significance of these 2 words? Again I repeat, catalyst and deterrent in the context of business laws or laws in general. देखेंगे? Who would like to be the star? हाँ? 2 मिनट है? For your hint, I just written catalyst / facilitator. Facilitator. Yes. बोलो. Catalyst means there is any reforms or there is any amendment in the law which with respect to changing the environment or Very good. changing in technology and transport. So maybe the law may be amendment or reform Okay. by the law authority. Okay. And the deterrent means if someone is unlawful, Oh. unlawful, and if someone will crossing the law or not following the law, they will have to pay for this and some fines or legal actions. Very good. Very good. Lovely. Start is good here. Now, all my students should know. We are talking about importance of law. We are talking about significance of law. We are talking about nature and scope of laws. All my students should keep in mind, law acts as a catalyst. It means it helps the reform process. आप ही बोलो ना, FDI laws, right? आप फटाक से बोलना। इंश्योरेंस में सुनना आपको, इंश्योरेंस में जानते हो FDI कितना अलाउड है? Are you aware? Insurance sector earlier it was 49%, government made it 74%. Now government is thinking of making it 100%. सर ये जो अभी टैक्सेशन लॉ आ रहा है वो कैटलिस्ट में आ सकता है। हाँ, absolutely. चेंज हो रहा है। हाँ, अब आप ही सोचो ना, टैक्सेशन, वेरी राइट। अगर इसका मतलब ही हुआ, कैटलिस्ट का मतलब ही यही होता है, आपने केमिकल रिएक्शन देखा ना, अगर आप कैटलिस्ट ऐड कर दोगे, it will speed up the reaction. Same is here. Law facilitates business. Law फायदा पहुंचाता है, right? All my students should know. तो हमेशा आपके दिमाग में क्या रहना चाहिए, ये टेलविंड कहलाएगा या हेडविंड कहलाएगा? Tailwind. कैटलिस्ट मतलब ही आपको सिखा चुका हूं ना 2 वर्ड्स, हेडविंड्स एंड टेलविंड्स, राइट?
कैटलिस्ट का मतलब इट इज एक्टिंग एज अ टेलविंड। लॉ अच्छा हो गया, अब आप ही बोलो, H1B वीजा स्ट्रिक्ट बना दिया, राइट? Will it be acting as a headwind or tailwind? For America, For America it is tailwind, for India it is headwind. हो तो सकता है ऐसा, try to understand it. Sir, I think, sir, some reformations in both is headwinds and tailwinds. Absolutely. This is, for some it might be headwind, for some it might be tailwind. ये भी हो सकता है. All my students should know. आप ही बोलो ना, अगर इंश्योरेंस में 100% कर दिया FDI, कानून बदला, इसका मतलब more and more FDI might come from abroad. आप फटाक से बोला, if more and more FDI comes from abroad, if more and more player come to India, तो existing player के लिए तो headwind भी तो हो सकता है, क्योंकि अभी हो सकता है 3-4 ही players, right? 3-4 और players बाहर से आ जाए, तो हो सकता है competition तो भागेगा ना. It might be good for consumers, it may not be good for the existing companies. That can happen. Deterrent, what your friend said. Deter का मतलब ये होता है रोकना. रोकना. Law रोकता है. क्या रोकता है? गलत काम मत करो. And if you do something wrong, right, and if you are caught, actions will be initiated against you. तो रोका ना. उसी में हम लोग दो तरह का लॉस का बात करेंगे, सिविल लॉज एंड क्रिमिनल लॉज. आपको दिमाग में क्या आना चाहिए? सिविल लॉज और क्रिमिनल लॉज में सबसे बेसिक डिफरेंस क्या है? आपके दिमाग में फटाक से आना चाहिए, क्रिमिनल लॉज आर कंपैरेटिवली मोर सीवियर देन द सिविल लॉज, राइट? हाँ, आपको दिमाग में रखना चाहिए, सिविल लॉज में ना इम्प्रिजनमेंट का प्रोविजन नहीं होता है, वहां फाइन, राइट? आपने गलती किया, आपको कुछ फाइन लगा देगा, करेक्ट, पेनल्टीज, समथिंग लाइक दैट. बट क्रिमिनल में क्या होगा? क्रिमिनल में यू विल बी बिहाइंड द बार्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. इम्प्रिजनमेंट कम्स इनटू पिक्चर. ऑल माय स्टूडेंट्स टू नो, जस्ट स्टार्ट के लिए लीगल लिटरेसी तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है these two words, right? अब बताओ IBC, जल्दी बोलना. Indian Penal Code. Can we say IBC, Insolvency and Bankruptcy Code, is acting as a deterrent? Yes or no? Yes. Deterrent in what sense? Deterrent in what sense? Deterrent in the sense, right, sir, it is, Stopping the bank. It is stopping the banks. Very correct. It is stopping the banks. Don't default. Don't default. If you have taken the loan, right, pay it back. And if you don't pay it back, action will be initiated against you under this law. आप ये सोचो ना, आप नॉर्थ कोरिया, आप ऐसे याद रखो ना, कभी नहीं भूलो. नॉर्थ कोरिया, वेरी स्मॉल कंट्री, राइट? डरता क्यों है सर? हाँ, because that mad guy, right? Who knows? हाँ, Kim, हाँ, who knows? Kim का अगर दिमाग फिरा, right? And if he uses nuclear bomb, वो तो यही बोलता है ना, मैं तो डूबूंगा, तुम्हें भी ले डूबो. Deterrent क्या है उनके पास? Deterrent is nuclear bomb. All my students should know. When Mr. Atal Bihari Vajpayee went for this nuclear testing, you might not be aware, whole world was against him. US said, we'll put sanctions against you. Mr. Vajpayee said, nothing doing. Whatever you want to do, you do, right? We will go for the testing. And he did that. Just imagine if Mr. Vajpayee hadn't done that, We will not be. and if we had not been in a nuclear state, right? तब तो हमारे ऊपर बहुत प्रेशर रहता है यार दुनिया का. आज हम लोग भी तो न्यूक्लियर वेपन वाले कंट्री हो गए. एंड न्यूक्लियर वेपन का मेनली कोई यूज जल्दी नहीं करता, लेकिन उसका यूज क्या है? कौन सा वर्ड यूज होगा? इट एक्ट्स एज अ डिटरेंट. अंडरस्टैंड इट. लॉ आल्सो एक्ट्स एज अ डिटरेंट. CSR, आपको एग्जांपल जस्ट दे रहा हूं. All of you have heard the word CSR, corporate social responsibility. जानते हो CSR जब आया था ना, पहले it was a voluntary thing. Voluntary का मतलब समझ लो, सरकार ने बोला यार, if you are earning 1,000 crores, right, put some money towards CSR activity. फिर आप हेल्प करो यार, गांव को डेवलप करने में हेल्प कुछ करो यार.
Government found here there is no response. कोई कर ही नहीं रहा. वर्ड कौन सा था? वॉलेंट्री. तो वॉलेंट्री सुनता कौन है? तब सरकार को लगा ना प्यार से नहीं सुनेंगे. तो क्या किया सरकार ने? पता है? सरकार वॉलेंट्री का उल्टा व्हाट योर फ्रेंड सेड, ब्यूटीफुल वर्ड इज मैंडेट. सरकार CSR लॉ ले आया, CSR कानून. एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, जितने भी बड़े कंपनीज है ना, राइट, 500 करोड़ एंड अबव इसका टर्नओवर एंड ऑल दैट, इट इज मैंडेटरी फॉर देम that 2% of their profit, right, minimum, they have to put towards CSR activity. And if they don't put, action will be initiated against them. इसी को हम लोग कौन सा वर्ड यूज करेंगे यहाँ पे? डेटरेंट. याद, इज इट ओके? तो नेचर एंड स्कोप में ना बिल्कुल आपको ऐसे ही समझना है. नेक्स्ट क्लास में ना विल स्टार्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. ठीक है? कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में एटलीस्ट विल हैव 5 to 6 सेशंस, राइट? उसमें बहुत सारे चीज. ओके, सो वी स्टॉप हियर फॉर अटेंड.